गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल। गाइज हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, और मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ड्राई हीट। तो ड्राई हीट में हमने जो पढ़ा था हॉट एयर ओवन। दूसरे नंबर पे जो हमारा था मॉइस्चर हीट मतलब स्टीम स्टरलाइजेशन, जिसमें हमने ऑटोक्लेव जो हमारा था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम शुरुआत करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन एवं डिसइंफेक्शन। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन की हमने जो टर्मिनोलॉजी देखी थी, किसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो ऐसे आर्टिकल या ऐसे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जिनको केमिकल या फिजिकल मेथड्स के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री किया जाता है, उसे हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। और डिसइंफेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसके लोड को कम किया जाता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है कि केमिकल स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट को न तो हम ड्राई हीट कर सकते हैं, मतलब हॉट एयर ओवन में कर सकते हैं, और न ही हम ऑटोक्लेव में उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, और स्टीम स्टरलाइजेशन भी न कर सकते हैं। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे जो आर्टिकल होते हैं, तो उस आर्टिकल को हम केमिकल के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। और केमिकल स्टरलाइजेशन में अपने इक्विपमेंट भी आते हैं। इसके बाद में अपनी जो सरफेसेस हो गई, सरफेस को, वॉल को हम केमिकल स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज करते हैं, है ना। तो केमिकल स्टरलाइजेशन के भी कई एजेंट होते हैं, उसमें एजेंट में उसको बांट रखा है केमिकल एजेंट को। तो हम देखते हैं कि केमिकल एजेंट कौन कौन से हैं। तो 8 प्रकार के जो केमिकल एजेंट होते हैं, उसमें नंबर 1 पे अपना जो आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से भी हम फ्यूमिगेशन करते हैं या केमिकल स्टरलाइजेशन कहते हैं, जिसको अपन फॉर्मेलिन भी कहते हैं। तो फॉर्मेलिन जो हो गया, उसमें भी कई इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट को हम स्टरलाइज करते हैं। दूसरे नंबर पे एथिलीन ऑक्साइड, ये भी एक गैस होती है एथिलीन ऑक्साइड, इससे भी करते हैं। और फिर अपना एल्कोहल हो गया, हाइपोक्लोराइड आ गया, फिनाइल डेरिवेटिव है, क्लोरहेक्सिडिन है ना, आयोडीन ग्रुप है, और ग्लूटाल्डिहाइड है। तो ऐसे जो केमिकल एजेंट है, इसके द्वारा केमिकल स्टरलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि केमिकल स्टरलाइजेशन में ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें कोई ब्लड स्पॉट ना हो, कोई पस ना हो, है ना, या फिर ऑयल या ग्रीस लगा हुआ ना हो। क्योंकि यदि पस होगा, ऑयल या ग्रीस लगी होगी, तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम पूर्ण रूप से स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की जो शक्ति होती है वो बहुत वीक हो जाती है ना। जैसे केमिकल लगा हो, कोई पस हो, तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम केमिकल स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो केमिकल की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो इसके लिए फिर हमें दूसरी विधि, या फिर उसको अच्छे से हमें पहले उसको वॉश करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम उसको केमिकल स्टरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो केमिकल स्टरलाइजेशन हमने देखा, है ना। डिसइंफेक्शन क्या होता है, तो केमिकल स्टरलाइजेशन में जो सारी चीजें अभी देखी है, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, और ओटी को और उसके इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को हम किस तरीके से केमिकल स्टरलाइजेशन की प्रोसेस से, उसमें हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये भी होता है कि जो केमिकल होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, तो इसमें हमें कौन कौन से प्रिकॉशन रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, इसके केमिकल स्टरलाइजेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो हम डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो हम हाँ, तो भाई एक रिक्वेस्ट है कि इतनी आसान भाषा में हमारा जो चल रहा है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसके ऊपर एक अच्छा सा आप नोट्स भी लिख सकते हैं, एग्जाम में भी आप इसको लिख सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था ऑटोक्लेव भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक बहुत अच्छा नोट्स भी लिख सकते हैं। तो प्लीज गाइज, आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसा बना वीडियो, और मेरा हौसला बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइज फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, जिसे हम फॉर्मेलिन भी कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड क्या है कि यह अक्सर ओटी में यूज आने वाला केमिकल डिसइंफेक्शन होता है ना। यह अक्सर ओटी में यूज आने वाला केमिकल डिसइंफेक्शन होता है, जिसको हम सॉल्यूशन के रूप में इन वाटर 37% और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को हम 70% प्लस 8% फॉर्मेल्डिहाइड, और सोडियम नाइट्रेट को भी 0.2% के सोल्यूशन में हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो कोरोशन होता है, इसमें सोल्यूशन मिलाने से जो केमिकल बनता है, जो
कोरोसन होता है वो बहुत कम हो जाता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन होता है, जो उसकी सेल्स होती है या जो प्रोटीन होता है, उसको ये कोगुलेट कर देता है। क्या करता है फॉर्मेल्डिहाइड कि हम फॉर्मेल्डिहाइड को प्राय ओटी में यूज आने वाला ये केमिकल डिसइंफेक्शन होता है, जिसको हम फॉर्मेलिन भी कहते हैं, और इसको हम इन वाटर 37% इसको हम सॉल्यूशन में यूज करते हैं या बनाते हैं। जैसे 1 लीटर वाटर में 37% अपन उसको फॉर्मेलिन को लेंगे। इसके बाद में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का भी जो सॉल्यूशन बनता है 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेते हैं, 8% फॉर्मेल्डिहाइड, और उसमें सोडियम नाइट्रेट को भी हम 0.2% ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जिससे एक कोरोसन कम होता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो उसकी सेल्स होती है, उसके प्रोटीन को ये कोगुलेट कर देता है। और अलग अलग किताबों के अनुसार अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो फॉर्मेलिन का जो सॉल्यूशन होता है, इसको हम कई 20 से 25 मिनट तक भी रखते हैं, मतलब 5 से 25 मिनट के लिए भी हम इसको रखते हैं, और कहीं इसको 10 से 30 मिनट का भी बताते हैं कि 30 मिनट के अंदर भी हमारा 20 मिनट के अंदर भी फॉर्मेलिन से हमारा स्टरलाइजेशन हो जाता है। तो हम इनको किन किन चीजों के लिए हम इसको किन किन आर्टिकल में हम यूज करते हैं, तो जैसे टेलीस्कोप हो गया, एंडोस्कोप हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गए, वो हम फॉर्मेलिन से फ्यूमिगेशन भी करते हैं, और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट हो गए, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट या फिर जो शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनको कि हम ऑटोक्लेव नहीं करते, क्योंकि ऑटोक्लेव करेंगे तो जो उसकी शार्पनेस होती है तो वो शार्पनेस खत्म हो जाएगी और इंस्ट्रूमेंट हमारे खराब हो सकते हैं। इसलिए हम इसको केमिकल स्टरलाइजेशन में शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए या माइक्रो इंस्ट्रूमेंट हो गए, उसको अधिकांश हम केमिकल स्टरलाइजेशन से ही स्टरलाइज करते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गए हमारे, एंडोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, और भी जो ऐसी इलेक्ट्रिक चीजें होती है, इसको हम फॉर्मेलिन में यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसको ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए भी हम फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। फ्यूमिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं। तो क्या है कि फॉर्मेलिन को जो है कि हम इसको सरफेसेस को क्लीन करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, या ओटी को स्टरलाइज करने के लिए हम फॉर्मेलिन का उपयोग ओटी में करते हैं। इसके बाद में इसको यूज करते समय इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो गैस होती है, जो वेपर, इसकी जो सुगंध होती है, पंजन बहुत ही खतरनाक सुगंध होती है। तो इसका यूज करते समय, इस केमिकल का यूज करते समय हमें हमेशा आंखों में चश्मा लगा के, या फिर जो अपनी पीपी किट आती है, जो चलन में आजकल पीपी किट कहते हैं उसको, पीपी किट पहनकर, ग्लव्स पहनकर और चश्मा लगाकर ही इसका हमें उपयोग, उसको हमें यूज में लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील होती है और बहुत ही पंजेंट, ये एक पंजेंट वेपर्स होती है, जो कि आंखों को और नेजल म्यूकोसा को भी इरिटेट करती है, और ये एक टॉक्सिक भी होती है ना। क्या होती है ये कि ये एक पंजेंट वेपर होती है, जिसको हम फॉर्मेलिन को वेपर के रूप में भी यूज करते हैं। तो वेपर क्या होती है, ये एक पंजेंट वेपर होती है जो फॉर्मेल्डिहाइड है या फॉर्मेलिन है। तो इससे क्या होता है कि आंखों में जलन भी होती है और न्यूजल म्यूकोसा को भी ये इरिटेट करती है, और ये एक टॉक्सिक गैस भी होती है ना, ये एक टॉक्सिक भी होती है। तो इसको क्या है कि इसको हमने जैसे इंस्ट्रूमेंट को हमने स्टरलाइज हो गया है, और इसके बाद हम जब ऑपरेशन में यूज करते हैं तो ये टॉक्सिक भी होती है, हमने अभी बताया। तो उसको यूज करने के पहले हमें नॉर्मल सेलाइन या फिर स्टेरलाइज जो वाटर होता है उससे साफ कर लेना चाहिए, इसके बाद ही हमें इसको यूज करना चाहिए। दूसरा है कि इसको हमें उपयोग करते समय, जैसे हम फ्यूमिगेट कर रहे हैं या हम फॉर्मेलिन में कोई इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं या वेपर्स में इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमें गाउन, ग्लव्स और गॉगल्स भी पहन कर रहना चाहिए, पीपीई किट भी पहनना चाहिए। उसके बाद ही हमें ऐसे केमिकल को यूज करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेलिन का कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल या फॉर्मेलिन क्या होता है। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, हम इसको इन चीजों में, हम इसको वेपर के रूप में भी इसको यूज करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। इसका प्रिकॉशन और जो साइड इफेक्ट होता है, एडवर्ड इफेक्ट, वो भी हमने बता दिया कि इसका जो क्या है कि आंखों में जलन करता है और नेजल म्यूकोसा को भी इरिटेट करता है। ये क्या है, टॉक्सिक वेपर होता है, जिससे हमें फॉर्मेलिन से जिस इंस्ट्रूमेंट को हम ऑपरेशन के लिए यूज करने वाले हैं उसको हमें नॉर्मल सेलाइन या फिर स्टेराइल वाटर से अच्छे से साफ करके ही ऑपरेशन में यूज करना चाहिए। ये इसकी सावधानियां भी होती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो इसको हम आधे घंटे तक ये हॉस्पिटल में जो दे रखा है उस अनुसार हम इसको यूज करते हैं। और फ्यूमिगेशन के रूप में हमें कम से कम इसको आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा हम इसको 12 घंटे तक ओटी को फ्यूमिगेट करते हैं।
और ओटी के सारे डोर बंद करके इसकी वेपर के द्वारा हम इसको स्टरलाइज करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहले नंबर का फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ तो भाई दूसरा हमारा जो 2 नंबर का है हमारा एथिलीन ऑक्साइड। ये क्या होता है, इसको भी हम केमिकल स्टरलाइजेशन में एथिलीन ऑक्साइड भी आता है, जिसको ईटीओ भी कहते हैं। ईटीओ मशीन भी से भी हम एथिलीन ऑक्साइड से इसको स्टरलाइज करते हैं। तो वही है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जिनको कि हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, न तो हम उसको हॉट एयर वन कर सकते हैं, न तो हम उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों ना हम उसको फॉर्मेलिन से कर सकते हैं। तो ऐसा दूसरा भी एक ये है एथिलीन ऑक्साइड। ऐसे जो हमने 8 केमिकल जो मेथड्स होती है, 8 केमिकल जो एजेंट होते हैं, उसमें से दूसरे नंबर का हमारा है एथिलीन ऑक्साइड। तो ये क्या होता है एथिलीन ऑक्साइड, ये क्या है, हाईली परमेबल गैस होती है एथिलीन ऑक्साइड। और एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा स्टरलाइजेशन की जो क्रिया होती है, तो उसमें क्या है कि गैस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एक्सपोजर का जो पीरियड होता है उसके ऊपर ये निर्भर करती है। क्या होता है एथिलीन ऑक्साइड कि ये क्या हाई परमेबल गैस होती है। और इसमें क्या है कि एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा स्टरलाइजेशन की जो क्रिया होती है गैस की, उसमें कंसंट्रेशन जो होता है उसका, टेम्परेचर जो उसका होता है, उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है, उसके टाइम पीरियड के ऊपर ये निर्भर करता है। और जो आजकल जो निर्माताओं के द्वारा जो रिक्वायरमेंट रखी गई है उसके टाइम पीरियड की, वो जो प्रभावशाली जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि इसका एक चक्र होता है ईटीओ का, एथिलीन ऑक्साइड का, तो उसमें जो निर्माताओं के द्वारा जो टेम्परेचर लिखा गया है कि जो उसका टेम्परेचर जो होता है ये 29 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ह्यूमिडिटी जो होती है 30 से 50% की जो इसकी ह्यूमिडिटी होती है। और इसका जो एक्सपोजर जो टाइम होता है वो क्या टाइम होता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मिलाकर इसका एक्सपोजर टाइम अपन देखते हैं कि इसकी जो ह्यूमिडिटी क्या है और प्लस इसका टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से हम इसको ह्यूमिडिटी टाइम को जो कंपनियों के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है ना। तो क्या होता है एथिलीन ऑक्साइड हाईली परमेबल गैस होती है। इसमें क्या है कि जो स्टेरिलाइजेशन की जो विधि होती है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो इसका एक्सपोजर का जो पीरियड होता है उसके ऊपर ये निर्भर करती है। और एथिलीन ऑक्साइड का हम इसको क्या बोलेंगे कि इसको क्या है, कंपनियों के द्वारा जो इसकी जो रिक्वायरमेंट की गई है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो इसका एक्सपोजर टाइम और जो ह्यूमिडिटी होती है, वो निर्माताओं के द्वारा जो इसको बताया गया है। तो वो टेम्परेचर इसमें क्या होता है कि 29 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 30 से 50%। और ये जो दोनों का जो इक्वल आएगा वो एक्सपोजर टाइम हम इसको मैनेज करते हैं। तो इसके द्वारा भी हम ऑटोक्लेव की इसको यूज करते हैं। और ये क्या होता है कि ये बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है जिसमें हमें 12 घंटे का टाइम पीरियड भी इसमें हमें लग जाता है। हाँ तो भाई, तो अभी हमने देखा एथिलीन ऑक्साइड का कि इसमें क्या है कि निर्माताओं के द्वारा इसको अलग अलग ह्यूमिडिटी, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एक्सपोजर टाइम दे रखे हैं। तो हम उसको ईटीओ में इसको यूज करते हैं। तो टेम्परेचर ये हो गया 29 से 63 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 50 से 30 से 50% और एक्सपोजर टाइम दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा उस हिसाब से निर्माताओं ने इसका एक्सपोजर टाइम किया है। तो इसमें लगभग 8 से 12 घंटे का टाइम भी लगता है। इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। जिसके द्वारा जो स्टरलाइजेशन जो होता है वो बिना हीट के होता है ना, मतलब इसमें हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है। और ये क्या है, नॉन कोरेसिव होता है। और ये जो स्टरलाइजेशन होता है इसमें क्या है, आर्टिकल के सभी पोर्स तक, सभी छिद्रों तक जाकर इसमें स्टरलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये उसका हो गया एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, कि सबसे पहले तो यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। जो एथिलीन ऑक्साइड की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। और इसमें जो स्टरलाइजेशन जो टाइम पीरियड है वो भी 8 से 12 घंटे का जो समय लगता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, 12 घंटे से 8 घंटे का, जिसको हम डिसएडवांटेज में इसको रखते हैं। वो इसके जो कई चक्र होते हैं, जिसको इसके चक्र को भी हमें बार बार चेक करना पड़ता है। इसके चक्र को बार बार हमें इसको चेक करना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए क्या। और इसके द्वारा जो स्टरलाइजेशन की जो क्वालिटी होती है वो भी ज्यादा हाई स्टरलाइजेशन नहीं होता है, मतलब हम इसको बहुत अच्छा या गुड स्टरलाइजेशन भी हम इसको नहीं मानते हैं, है ना। तो इसके डिसएडवांटेज हो गए क्या क्या डिसएडवांटेज हो गए इसके, कि ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। स्टरलाइजेशन से अधिक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इसके चक्र को बार बार हमें चेक करना पड़ता है, इसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा।
तो डिसएडवांटेज हमने अभी बता ही दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रिपरेशन भी देख लेते हैं कि इसको इसमें जो स्टरलाइज करने के लिए, एथिलीन ऑक्साइड में स्टरलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हमें क्या करना पड़ चाहिए। सबसे पहले जो उसको डिसअसेंबल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको खोल के जो उसकी असेंबली है उसको खोलकर और लूज करके हमें हमेशा स्टरलाइज इससे करना चाहिए, है ना। दूसरा प्रिकॉशन क्या है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट होते हैं उन्हें हमें ड्राई से अच्छा सा सुखा लेना चाहिए, है ना। तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई करके सुखा लेना चाहिए। पहला क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट को लूज करके जो उसकी असेंबली होती है उसको डिसअसेंबल करके उसको लूज करके हमें स्टरलाइजेशन में रखते हैं। दूसरे नंबर पे उसको ड्राई के द्वारा हम उसको सुखा लेते हैं ताकि उसमें पानी न हो, और पानी होगा तो उससे स्टरलाइजेशन की जो विधि है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसको हमें सुखा भी लेना चाहिए, अच्छे से ड्राई करने के बाद ही हमें इसको स्टरलाइजेशन के लिए यूज करना चाहिए। और ना तो इसमें लुब्रिकेंट होना चाहिए, है ना, कोई ऑयली भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टरलाइजेशन की क्रिया हमारी पूरी नहीं होगी, स्टरलाइजेशन की क्रिया हमारी अधूरी रह जाएगी। इसके बाद में इसको हम कौन कौन से आइटम को यूज करने के लिए हम इस विधि में एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा हम किन किन चीजों को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो उसमें है अपना डिस्पोजेबल जो आइटम हो गया, प्लास्टिक आइटम हो गया, जैसे सिरिंज हो गई, है ना। फिर इसके द्वारा हम एंडोस्कोप को भी करते हैं, सिस्टोस्कोप को भी स्टरलाइज करते हैं, टेलीस्कोप को भी करते हैं, कोलोनोस्कोप हो गया, है ना, लेप्रोस्कोप हो गया। तो ऐसी जो चीजें हैं, उसके बाद में हमारी फेस मास्क हो गई, है ना, और ईटी ट्यूब वगैरह हो गई, प्लास्टिक के जो आइटम जो मैंने बताया, ईटी ट्यूब, राइस ट्यूब, और फिर ऑप्थेल्मिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी हम ईटीओ के द्वारा स्टरलाइज करते हैं, है ना। नेबुलाइजर जैसे हो गया, एनेस्थेसिया मशीन के जो पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ऑफ वेंटिलेटर हो गए, तो ऐसी चीजों को हम इसके द्वारा एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। थैंक यू।